सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें YouTube पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले सियासी हलचल की बात करें तो मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए कमर कस ली। कहते हैं कायद नून लीग को वापस लाने के लिए कानूनी रास्ता इस्तेमाल करेंगे। मियां नवाज शरीफ की 8 हफ्तों की जमानत हुई थी। लंदन में इलाज तो दूर, उन्हें एक टीका भी नहीं लगा। मियां नवाज शरीफ के जमानती शहबाज शरीफ से भी पूछेंगे, अब दोहरा मेयार नहीं चलेगा। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से हमारे हाई कमिश्नर लंदन में उनकी तरफ से लिखी गई, जिसके साथ ये फैसला जो है साथ इसके लगा के बरतानवी हुकूमत को लिख दिया गया, जिसके मुताबिक ये कन्वे किया गया कि नवाज शरीफ साहब की बेल कोर्ट से भी एक्सपायर कर चुकी है, पंजाब हुकूमत भी उनकी बेल को खारिज कर चुकी है, तो इसलिए अब उनका जो स्टेटस है वो एक मफरूर का है, और वो मफरूर जो कन्विक्टेड है। वफाकी हुकूमत ने फिर फैसला किया है कि अब इसके ऊपर फर्दर हम कम्युनिकेशन करेंगे। जो तफसील इनकी तरफ से फराहम की गई वो मेडिकल बोर्ड ने नाकाफ़ी समझी। आप खुद जानते हैं वहाँ तो मतलब इलाज तो दूर की बात है, एक टीका भी नहीं लगा। सज़ा हो चुकी है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की। उसका वो मुजरिम लंदन की सड़कों के ऊपर बड़े मज़े से घूम फिर रहा है। तो इनको वापस लाने के लिए तमाम जो कानूनी तरीक़ाकार है वो इख्तियार किया जाएगा, और इनके जो ज़मानती थे शहबाज शरीफ साहब, उनसे भी दरियाफ्त किया जाएगा। हम ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि जिन्होंने अंडरटेकिंग्स दी थी कोर्ट के अंदर, उसकी क्या लीगल स्टैंडिंग है और उसके ऊपर इनसे क्या किया जा सकता है, क्योंकि वो पर्सनल गारंटी की अंडरस्टैंडिंग थी। तो अब इस्लाना शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब शहजाद अकबर को जवाब देने के लिए मैदान में आ गई। कहती हैं शहजाद अकबर ने करप्शन से मुतालिक झूठ बोला। अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने करप्शन की है तो सबूत क्यों नहीं पेश करते। उन्होंने कहा कि एनआरओ पर चलता वजीर आजम कह रहा है एनआरओ नहीं दूंगा। नवाज शरीफ के मंसूबों पर ये नालायक तख्तियां लगा रहे हैं। सुबह दोपहर शाम 2 साल कारकर्दगी बदतरीन नालायकी और करप्शन पे मबनी का ढोल बजाने के साथ साथ एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एनआरओ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज करप्शन झूठ बोल के बार बार एक ही बात करके पाकिस्तान की आवाम की आंखों में धूल झोंकना चाहती है। लेकिन इन कराए के टट्टू, इन नालायकों, रेलू कट्टे और सिलेक्टेड वजीर आजम को ये बात मालूम होनी चाहिए कि इनकी हकीकत और इनकी असलियत पाकिस्तान की आवाम से बेहतर और कोई नहीं जानता। शहजाद अकबर साहब जिन्होंने प्रेस टॉक की और उन्होंने कहा, 3 बातों पर मैं जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा एनआरओ प्लस। 2 दिन से वजीर आजम एनआरओ नहीं दूंगा। पीआईडी में कागज लहराए जाते हैं, 2 साल से ये कागज लहराए जा रहे हैं। लेकिन इन केसेस की हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट में नैब शहबाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त वापस लेता है और कहता है कि हमारे पास कोई सबूत मौजूद नहीं है, किसी किस्म की करप्शन, एक धेले की करप्शन के सबूत नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट से पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। हुकूमत मियां नवाज शरीफ सलमान शहबाज को पाकिस्तान लाने के लिए मुतहरिक है। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा पर अमल दरामद के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला किया गया है। तोशा खाना केस में अदालत से इश्तिहारी करार दिलवाया जाएगा। नवाज शरीफ की तलबी के लिए दफ्तर खारजा के जरिए बरतानिया से भी राब्ते का फैसला किया गया है। इस हवाले से इस मामले पर साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है इस केस में। इसमें खामखा राई का पहाड़ बनाया जा रहा है, सारी चीज जो है उसको सियासत की नजर किया जा रहा है। आप जरा सियासत से हट जाएं थोड़ी देर के लिए और ये सारे केसेस को सामने रख लें। मियां नवाज शरीफ का सबसे पहला केस जो जिसमें उनकी कन्विक्शन हुई थी वो एवनफील्ड केस है। एवनफील्ड केस में उनकी सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हो चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड की हुई है, लिहाजा उसमें वो अरेस्ट नहीं हो सकते। फ्लैगशिप केस में मियां नवाज शरीफ जो है एक्विट हो चुके हैं, वहां पे भी वो अरेस्ट नहीं हो सकते। अल अजीजिया केस में अभी अपील का फैसला होना रहता है और अपील जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल होती है। और मियां नवाज शरीफ जब ये ट्रायल चल रहा था तो तब भी मियां नवाज शरीफ को अरेस्ट नहीं किया गया था, तो अब उनको क्यों अरेस्ट किया जाए इस केस में अल अजीजिया में।
तो लिहाजा एक ही केस रह गया, तोशा खाना केस। तोशा खाना केस जो है वो दूसरे वज़ीर आज़म जो है या सदूर, उनके खिलाफ भी ये बनाया गया है, उनमें से किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। तो मियां नवाज शरीफ की अरेस्ट की बात बार बार ये क्यों कर रहे हैं, और मियां नवाज शरीफ की टीम जो है वो इस चीज को क्यों नहीं बता रही इनको कि जी हम आने को, मियां साहब अगर आते भी हैं तो आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। ये एक इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है जैसे मियां साहब आएंगे तो बस उनको तो अरेस्ट करना जरूरी है। उनको अरेस्ट करना उस वक्त जरूरी होगा जब अपीलों का फैसला हो जाता है, जब तोशाखाना केस का फैसला हो जाता है। फैसले से पहले जितने मैंने मिसालें दी हैं उसके तहत तो किसी को भी अरेस्ट मैं समझता हूँ करना बनता ही नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील 1 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 1 सितंबर को समाअत करेंगे। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। अहम खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील 1 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर 1 सितंबर को समाअत करेंगे, जबकि अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से डीजी स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ज़की मंच ने मुलाकात की है। डीजी स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन ने वज़ीर आज़म को जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस कियानी। अवैस बताएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान से डीजी स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ज़की मंच की मुलाकात हुई है और डीजी एसपीडी ने वज़ीर आज़म को जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी है। इस वक्त जो एसपीडी में नए प्रोजेक्ट्स पर जो इस वक्त जो कामों की जो पेशरफ्त है उस पर तफसीली जो है आगाही दी गई है और उस पर वज़ीर आज़म ने स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के मंसूबों पर इत्मीनान का इजहार किया है और जो ब्रीफिंग दी गई है उस पर सराहा है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ज़की मंच को। और इस हवाले से हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म को दावत दी गई है कि वो एसपीडी का दौरा करें और बहुत जल्द वो दौरा भी करेंगे, लेकिन जो डीजी स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के हवाले से जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी तफसीली जो है मुशावरत हुई और वज़ीर आज़म ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया है। शुक्रिया आपका। मौजूदा बारिश के हवाले से आपको बताएं, कराची में बादल फिर बरस पड़े। सुरजानी, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन, गुलिस्तान जौहर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद बात करेंगे, समीन नवाज हमारे साथ होंगी। समीन नवाज, बताएगा मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, देखिए मानसून के छठे स्पेल का ये सिलसिला है जो कि बारिशों का सिलसिला जारी है। आज दूसरे रोज भी बारिशें शुरू हुई हैं और सुरजानी, नॉर्थ नाज़िमाबाद से शुरू होने वाली बारिश का ये सिलसिला इस वक्त डिफेंस क्लिफ्टन तक पहुंच चुका है। आसमान के ऊपर गहरे स्याह बादल छाए हुए हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है, काफ़ी तेज़ ये बारिश है। गुज़िश्ता रोज़ भी सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी के इलाके में रिकॉर्ड की गई थी। आइंदा कुछ रोज़ तक जारी रहेगी। 25 अगस्त तक बारिश का ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। वक्फे वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश रहेगी। मुख्तलिफ इलाके हैं, PCHS है, गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान जौहर है, नॉर्थ नाज़िमाबाद है, सुरजानी है, शाहराह फैसल से मुत्तसिल इलाके हैं, एयरपोर्ट है, डिफेंस, कोरंगी। गर्ज ये कि तकरीबन शहर भर में बारिश का ये सिलसिला इस वक्त जारी है और शाम के मंजर में ही गहरे स्याह बादलों की वजह से इस वक्त खासा अंधेरा महसूस किया जा रहा है, जबकि बादल भी खासे ज़ोरदार अंदाज में गरज रहे हैं, बिजली भी चमक रही है और हवा भी आपको नज़र आ रहा है कि कितनी तेज़ ये हवा है। और हवा और तेज़ बारिश की वजह से मौसम तो ज़रूर खुशगवार हो रहा है, लेकिन पानी ज़्यादा जमा हो जाने की वजह से शहरियों को परेशानी का भी सामना होता है। जी, कराची में बारिश के बाद जगह जगह गंदगी और कीचड़ के ढेर लग गए। बारिश का पानी बेशतर मकामात पर मौजूद है। सिटी कोर्ट, गुलबर्ग ताहिर विला, न्यू कराची, सुरजानी, सोहराब गुड पुल और शफीक मोड़ के पास पानी ताहाल जमा है, जबकि जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। इसी हवाले से दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। कराची में चंद घंटों की बारिश ने कई इलाकों को नदी नालों और तालाब में बदल दिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद, KDA चुरंगी, लसबेला, सोल्जर बाजार, गुलबर्ग ताहिर वाला जमा हुआ कि फिर इंसानी जिंदगी मफलूज होकर रह गई। गुलबर्ग की ताहिर वाला चुरंगी हो या न्यू कराची के इलाके, पानी ताहाल सड़कों से ना हटाया जा सका। शहरी भी बल्दिया उज़्मा की कारकर्दगी पर नाला दिखाई दिए। हमारे हुक्मरान है, उनको शर्म आया नहीं चाहिए, कोई ख्याल करना चाहिए लोगों का। बिजली नहीं है, पानी, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, रो रहे, बच्चे बिलख रहे हैं। यार हुक्मरान कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं? वो उनके बच्चे नहीं है क्या? उनकी बीवी नहीं है? वो तो सारे ऐसी में बैठे होंगे, ऐशो आराम कर रहे हैं, मुर्गे खा रहे हैं, गरीब पिस रहे हैं यहाँ पे। बारिश के बाद पानी ही नहीं बल्कि गंदगी और कीचड़ भी शहरियों के लिए वबाल बन गया। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची।
کراچی میں ملیر کے علاقے نشتر آباد میں بارش کا پانی تاحال جمع ہے، پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ نکاسین کا نظام درہم برہم ہے، گندا پانی جمع ہونے کے باعث رہائشی نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ ایسے ہی گھر میں نمائندہ محسن سیال موجود ہیں، ان سے حالات جانتے ہیں۔ محسن، کیا صورتحال ہے یہاں کی؟ اس وقت میں موجود ہوں ملیر UC 20 کے علاقے نشتر آباد کے ایک گھر کے اندر۔ گزشتہ روز ہونے والی بارشوں کے بعد جو ہے یہ سیوریج کے ساتھ بارش کا پانی مل کے ایک گھر میں داخل ہو گیا ہے۔ میں اس گھر میں موجود ہوں، گھر میں گھٹنوں پانی موجود ہے۔ یہ گھر کے کمرے اور صحن میں سیوریج کے ساتھ جو بارش کا پانی مل کے اندر داخل ہوا ہے، تو بہت ہی گندگی جو ہے اس گھر میں موجود ہے۔ اس گھر کے جو رہائشی افراد تھے وہ گزشتہ روز ہی یہاں سے جو ہے نقل مکانی کر کے کسی اور گھر میں رہنے کے لیے چلے گئے تھے، کیونکہ یہ گھر اس وقت قابل رہائش نہیں ہے۔ کوئی ادارہ نہیں آیا ہمارے پاس، ہم خود کوشش کی ہم نے، اور یہاں پر یہ جو بارش کے پانی کے ساتھ ساتھ سیوریج کا پانی بھی موجود ہے اور بہت ہی زیادہ بدبو نما پانی ہے یہاں پر، اور یہاں سے بہت ساری بیماریاں جو ہے نا تشکیل کریں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے سندھ حکومت میں ٹاؤن میں ہم نے درخواستیں بھی دی ہیں، لیکن ہماری کسی نے نہیں سنی۔ جی، ان کا کہنا ہے کہ ہم اپیل کرتے ہیں سندھ حکومت سے، ہم نے درخواستیں بھی دی ہوئی ہیں کہ یہاں کی صفائی کے لیے، اور یہ اپیل کر رہے ہیں کہ یہاں سے پانی نکالا جائے اور کوئی ایسا نظام کیا جائے کہ یہاں پہ پانی اس طرح۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں ڈاکٹر ماہا کی موت کا معمہ پولیس نے حل کر دیا۔ پولیس نے 4 روز تفتیش مکمل کر لی اور واقعہ خودکشی قرار دے دیا۔ ماہا نے اپنے دوست جنید سے تنگ آ کر ڈپریشن میں خودکشی کی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ پولیس نے ڈاکٹر ماہا کی موت کا معمہ حل کر دیا ہے۔ پولیس نے 4 روز تفتیش مکمل کر لی ہے۔ اسی حوالے سے بتائیں گے سمر عباس۔ سمر بتائے گا۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں ڈاکٹر ماہا علی کے جو خودکشی کا کیس پولیس نے 4 روز تفتیش مکمل کرنے کے بعد حل کر لیا ہے۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ماہا جو ہے وہ ڈپریشن میں تھی اور متفیہ کے دوست جو جنید سے تنگ آ کر جو ہے اس نے ڈپریشن میں خودکشی کی، جبکہ پولیس نے جو ڈاکٹر ماہا کے دوست ہیں تابش، اسے حراست میں لے لیا، اور سعد، ان دونوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے اور ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جو تابش نے سعد سے پستول لے کر ڈاکٹر کو دی تھی، جس پر دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے، اگر گھر والے مقدمہ درج کرانا چاہیں گے تو پولیس جو ہے وہ جنید کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ پشاور میں نان بھائیوں نے پیر سے شہر بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ پشاور کے نان بھائیوں نے روٹی کی قیمت 10 سے بڑھا کر 20 روپے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کیا ہیں؟ بیورو چیف عظمت علی شاہ ہمارے ساتھ ہیں۔ عظمت، بتائے گا اس بارے میں؟ جی بالکل، پیر کے دن سے نان بھائی ایسوسی ایشن نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت جو ہے وہ روٹی کی قیمت بڑھا دے، اگر نہیں بڑھاتی ہے تو وہ ہڑتال کریں گے اور تمام جتنے بھی تندور ہیں اس کو بند کریں گے۔ ساتھ ساتھ میں کئی دن سے آٹے کی جو قیمتیں ہیں اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اب 20 کلو کی جو تیلی ہے وہ 1250 روپے میں مل رہی ہے اینڈ یوزر کو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس طرح کے گندم کے جو ریٹ ہیں، اور یہاں پر جتنے بھی مل ایسوسی ایشنز ہیں ان کی جانب سے جو کوٹا تھا وہ 2000 میٹرک ٹن سے بڑھا کر 3000 میٹرک ٹن کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تفصیلات کے لیے بہت شکریہ عظمت علی۔ عوامی مسائل اور شکایات کے حل میں کون سی وزارت سب سے آگے رہی؟ حکومت نے ٹاپ 10 وزارتوں کی فہرست جاری کر دی۔ وزارت ماحولیات پہلے، وزارت کامرس دوسرے نمبر پر رہی۔ مزید تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ کون سی وزارت کارکردگی میں کتنے نمبر پر رہی؟ وزیراعظم ڈیلیوری یونٹ نے وزارتوں کی رینکنگ جاری کر دی۔ سٹیزن پورٹل نے اب تک 22 وفاقی وزارتوں کی مجموعی کارکردگی رپورٹ تیار کر لی۔ کارکردگی رپورٹ سٹیزن پورٹل پر شہریوں کی شکایات اور ان کے حل ہونے کے بعد عوامی اعتماد کی بنیاد پر تیار کی گئی۔ وزیراعظم ڈیلیوری یونٹ کے مطابق زرتاج گل کی وزارت موسمیاتی تبدیلی نے 57% نمبرز کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کی وزارت کامرس 53% کارکردگی کے ساتھ دوسرے، جبکہ بابر اعوان کی وزارت پارلیمانی امور تیسرا نمبر لینے میں کامیاب رہی۔ اسد عمر کی وزارت منصوبہ بندی 51% ووٹس کے ساتھ چوتھے، جبکہ شبلی فراز کی وزارت اطلاعات 50% ووٹوں کے ساتھ 5ویں نمبر پر رہی۔ اعظم سواتی کی وزارت انسداد منشیات کا 50% ووٹ
रिपोर्ट्स के साथ छठा। शाह महमूद कुरैशी की वजारत खारजा 49% कारकर्दगी के साथ 7वें नंबर पर मौजूद है। इत्तेहादी जमात की फहमीदा मिर्जा की वजारत बैनुल सूबाई राब्ता 49% कारकर्दगी के साथ 8वें। जुल्फी बुखारी की वजारत ओवरसीज 47% कारकर्दगी के साथ 9वें, जबकि मियां मोहम्मद सुमरो की वजारत निचकारी 46% कारकर्दगी के साथ 10वें नंबर पर है। दिन रात हुकूमती परफॉर्मेंस गिनवाने वाले वज़रा की कारकर्दगी सामने आ गई है। शेख रशीद, मुराद सईद, फवाद चौधरी, अली जैदी, फैसल वावडा और उमर अयूब की वजारतें कारकर्दगी दिखाने में मुतमईन ना कर सकी। वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट के सर्वे के मुताबिक तमाम वजारतें टॉप 10 पोजीशन हासिल करने में नाकाम रही हैं। दिन रात हुकूमती परफॉर्मेंस गिनवाने वाले ये वज़रा, इनकी कारकर्दगी सामने आ गई है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद, मुराद सईद, फवाद चौधरी, अली जैदी, फैसल वावडा और उमर अयूब की वजारतें कारकर्दगी दिखाने में मुतमईन नहीं कर सकीं। हुकूमती कारकर्दगी का ढिंडोरा पीटने वाले वुज़रा खुद परफॉर्मेंस में ढीले निकले। दिन रात हुकूमती परफॉर्मेंस गिनवाने वाले वुज़रा की वजारतें टॉप 10 में जगह बनाने में नाकाम हो गयीं। वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट की सर्वे रिपोर्ट ने जरताज गुल और मलिक अमीन असलम की वजारत मौसमियाती तब्दीली को पहले नंबर पर दिखाकर रोजाना और हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वफाकी वुज़रा को भी परेशान कर दिया। वजारतों की कारकर्दगी से मुतालिक मीडिया के शह सुर्खियों में रहने वाले वज़ीर रेलवे शेख रशीद भी टॉप 10 फहरिस्त में जगह बनाने में नाकाम रहे। वज़ीर मवासलात मुराद सईद भी अपनी कारकर्दगी से मुतमईन ना कर सके। फवाद चौधरी की वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी टॉप 10 फहरिस्त में ना आ सकी। वजारत बहरी अमूर के अली जैदी, आबी वसाइल के फैसल वाडा, उमर अयूब की पावर डिवीजन, शफकत महमूद की वजारत तालीम भी परफॉर्मेंस देने वाली पहली 10 वजारतों में शामिल नहीं। हमाद अजहर की वजारत पैदावार, गुलाम सरवर खान की हवाबाजी, इजाज शाह की वजारत दाखिला भी टॉप 10 में जगह बनाने में नाकाम रही। वजारत दिफा के परवेज खटक, इक्तसादी अमूर के खुसरो बख्तियार, इंसानी हकूक की शीरी मजारी, अमूर कश्मीर के अलीमीन गंडापुर भी टॉप 10 में ना आ सके। 3 बार वजारत छोड़कर हुकूमत की वकालत करने वाले बैरिस्टर फरूक नसीम भी टॉप 10 फहरिस्त में जगह न बना सके। रिपोर्ट जल्द मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। अगले मरहले में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट सिटीजन पोर्टल की बुनियाद पर तैयार की गई है। के हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं वो जी बेसिकली तो उन्होंने किया ना जो कंप्लेंट जो सिटीजन पोर्टल पे आ रहे थे उसके हवाले से किया। की वजारत के हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं वो जी बेसिकली तो उन्होंने किया ना जो कंप्लेंट जो सिटीजन पोर्टल पे आ रहे थे उसके हवाले से किया। बरामदात दोबारा बढ़ना शुरू हो गई हैं। माली साल के पहले माह में कारों और मोटरसाइकिलों की दरामद 219% तक बढ़ गई है, जबकि खुराक की दरामद में भी इजाफा देखा गया है। इदारे शुमारियात के मुताबिक जुलाई के दौरान 2 अरब 18 करोड़ रुपए मालियत की मुकम्मल तैयार शुदा कारें दरामद की गईं, जो गुज़िश्ता साल जुलाई से 219% ज्यादा है, जबकि 2 अरब 45 करोड़ रुपए की मुकम्मल बसें और ट्रक दरामद किए गए, जो पहले से 207% ज्यादा है। तैयार मोटरसाइकिलों की दरामद भी 78% बढ़ गई। गुज़िश्ता माली साल के दौरान कारों की दरामद में 55%, बसों और ट्रकों की दरामद में 25% और मोटरसाइकिलों की दरामद में 72% कमी रिकॉर्ड की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के दौरान खुराक की दरामद में भी मजमूई तौर पर 82% इजाफा देखा गया। गुज़िश्ता माली साल फूड सेक्टर की दरामदात में 4% कमी रिकॉर्ड की गई थी, जबकि सनती और तिजारती सरगर्मियों से मुतल्लिक दरामदात में कमी ही रही। जुलाई में पेट्रोली मसनूआत की दरामद में गुज़िश्ता जुलाई के मुकाबले में 25%, मुख्तलिफ इकसाम की मशीनरी की दरामद में 34% तक कमी देखी गई। मोबाइल फोन की दरामदात में 98% इजाफा हो गया। एक माह में 24 अरब 68 करोड़ रुपए मालियत के फोन दरामद किए गए। दूसरी तरफ आलमी मार्केट में कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बायस सोने की दरामद में 100% कमी देखी गई। जुलाई में बैरून मुल्क से 1 ग्राम सोना भी दरामद नहीं किया गया। एप्टमाई गौहर एजाज ग्रुप ने 11वें साल भी क्लीन स्वीप कर लिया। अब्दुर्रहीम नासिर चेयरमैन पंजाब, आमिर शेख सीनियर वाइस चेयरमैन, कामरान अरशद वाइस चेयरमैन, ख्वाजा मोहम्मद अनीस बिला मुकाबला खजानची मुंतखब हो गए। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज ने कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। गौहर एजाज का कहना था टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फरोग के लिए दोबारा मौका मिला है। हुकूमत ताउन करे तो बंद सनतों में से 30 फौरन चल सकती हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि एक्सपोर्ट पॉलिसी 5 साल के लिए देना होगी। खुदा ताला की बड़ी रहमत है, आज 11वीं मरतबा जो है वो हमारे ग्रुप ने एप्टमा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है और
پورے پاکستان میں تمام سیٹس ان اپوزڈ ہمارے گروپ کی آئیں. پنجاب زون کے اندر جو ہے وہ آج 4 آفس بیئرز کی سیٹس ان اپوزڈ کانٹیسٹ ہوئی ہیں اور تمام ایگزیکٹو کمیٹی کی بھی ساری ان اپوزڈ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ یہ ذمہ داری پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے ہمارے گروپ کو جو ہے وہ جو سونپی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے. اس وقت 100 صنعتیں اس وقت ان پروسیس میں ہیں لگنے کے. اگر یہ 100 صنعتیں لگتی ہیں جو کہ ہمارے پاس سارے پروڈکٹس کے حساب سے تمام ڈائیورسفائڈ ویلیو ایڈڈ سیکٹر میں تمام یہ 100 صنعتوں سے اس کی انویسٹمنٹ تقریباً $3 بلین کی ہے, جس سے $6 بلین کی ایکسپورٹ میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کی اگلے سال بڑھ سکتی ہے. لیکن ان کارخانے لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں 5 سال کی ٹیکسٹائل پالیسی دے, کیونکہ نیا کارخانہ کم از کم اس کی فیزیبلٹی ہے کہ ہمیں کنسسٹنٹ 5 سال کی پالیسی چاہیے. شیخو پورہ کے علاقے ملیاں کلاں میں بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے جاں بحق ہونے والے بچے اور خاتون کے اہل خانہ کو امدادی چیک دے دیے گئے. صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ پنجاب میاں خالد محمود نے 8 لاکھ روپے کے امدادی چیک تقسیم کیے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا بھی ان کے ہمراہ تھے. صوبائی وزیر میاں خالد محمود کا کہنا تھا کہ پنجاب میں حالیہ بارشوں سے چھتیں گرنے کے واقعات میں 17 شہری جان کی بازی ہار گئے. پنجاب حکومت کی جانب سے جاں بحق افراد کے ورثاء کی مالی امداد کی جا رہی ہے. انہوں نے اعلان کیا کہ متاثرہ گھروں کی تعمیر بھی پنجاب حکومت کرائے گی. ہوتے ہیں جو ہمارا ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے افسوسناک حادثے کی, تو فوراً ہی ہم نے جو ہے ان کے پرٹیکولر ہوتے ہیں جو ہمارا ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے ہم نے کمپلیٹ کیا, اور آج سب منسٹر صاحب خود تشریف لائے ہیں تو چیک جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیے گئے ہیں. کیونکہ جو انسان کا نعم و بدل تو کوئی چیز نہیں ہے, وہ تو واپس نہیں آ سکتی, جو جان چلی جاتی ہے, لیکن گورنمنٹ کی جو ہدایات ہیں اس حوالے سے وہ ایٹ لیسٹ ہم نے جو ہے نا اس کی حد تک ہم نے اپنی وہ پوری کر دی ہیں. اسلام آباد میں سعودی سفیر نواف المالکی سے مذہبی قائدین نے ملاقات کی. سعودی سفارت خانے میں ہوئی ملاقات میں مولانا فضل الرحمان, علامہ ساجد میر, حافظ عبدالکریم, مولانا حنیف جلندری, شاہ اویس نورانی, مولانا عبدالغفور حیدری شامل تھے. ملاقات میں 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں مذہبی قائدین نے اسرائیل کے بارے میں سعودی عرب کے موقف کو سراہا. ان کا کہنا تھا سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ کر کے عالم اسلام کے جذبات کی ترجمانی کی. مذہبی قائدین نے کہا فلسطین کے ساتھ امن معاہدے, مسجد اقصی کی آزادی اور اسرائیلی مظالم کے خاتمے تک کسی ملک کے پاس اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جواز نہیں. ہیڈلائنز